हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शोएब ट्रिक्स। आज हमारे पास है वन प्लस 7 प्रो। इसमें प्रॉब्लम है, कभी कभी ये रिस्टार्ट हो जाता है, कभी कभी परफेक्ट ऑन होता है और कभी कभी इसमें लिखकर आता है क्रैश डम मोड। तो आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। इसमें प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। इसमें वैसे टेम्पोररी सॉल्यूशन भी आता है, बस हम रैम को हल्का सा 270 की हीट पर हम रीफ्लो करते हैं तो ये फ़ोन पूरा ऑन हो जाएगा, लेकिन वो फ़ोन में प्रॉब्लम वापस आ सकता है। लेकिन इस बार हम इसका परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे। हम इसको रीफ्लो कर नहीं देंगे, हम इसका पूरा काम करेंगे और डिटेल में हम बात भी करेंगे कि इजी स्टेप्स में हम इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं इसका चारों साइड का, रैम और सीपीयू का चारों साइड का ग्लू कट कर लेते हैं। एकदम हल्के हल्के हाथ से हम इसके चारों साइड का ग्लू कट कर लेंगे। और ग्लू ये थोड़ा बहुत ब्लैक पेस्टेड वाला जो एकदम थिक ग्लू रहता है ये, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसको हम ज़्यादा स्क्रैच करने से पहले उसको पहले थोड़ा रीफ्लो करना पड़ेगा हमको। जब वो थोड़ा गर्म हो जाए, हीट हो जाए, उसके बाद हम हमारा ये ग्लू कटर चलाएंगे तो ये आराम से निकलता चला जाएगा। और अगर हम इसको हीट नहीं होने देंगे प्रॉपर, और हम इसको स्पीड में अगर घिसते चले जाएंगे, स्क्रैच आ जाएगा बोर्ड पर, या ट्रैक भी मिस हो सकती है। तो हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पहले उसको हल्का फुल्का, मतलब कम से कम 10 से 15 सेकंड हम उसको 270 की हीट पर मतलब थोड़ा हीट होने देंगे, थोड़ा ग्लू उसका नरम हो जाए। उसके बाद में हम इसको ब्लेड की मदद से हल्का हल्का स्क्रैच करते पूरा ग्लू कट कर लेंगे। इस तरीके से एकदम आराम आराम से, और ज़्यादा प्रेशर से नहीं कट करेंगे, वरना बोर्ड में प्रॉब्लम आ सकता है। ये हमारा यूएफएस इसके एकदम बिल्कुल पास में ही है। तो हो सकता है ऐसा कि जब हम इसको 360 की हीट पर हम जब इसको निकालें सीपीयू और रैम को, तो ये बगल में ही है हमारे यूएफएस। तो हो सकता है कि ये लीक हो जाए, तो हमारा काम बढ़ सकता है। तो हम इसके लिए इसके ऊपर एक टेप लगा देते हैं ताकि ये लीक होने से थोड़ा बचे। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि ये टेप लगाने के बावजूद भी बोर्ड तो हमारा नीचे का सरफेस हीट ही रहता है, हम ऊपर के हीट से इसको बचा सकते हैं। लेकिन जो बोर्ड का टेम्परेचर रहता है, जो बोर्ड हम हीट करते हैं ऊपर से बाजू वाले बोर्ड को, तो बोर्ड इंटरनली तो हीट होता ही है, क्योंकि अंदर कॉपर का सारे कनेक्शन होते हैं, तो वो हीट होता है। थोड़ा सा पेस्ट लगाकर इस यहाँ से हम स्क्रैपर अंदर डालेंगे, तो इसलिए छोटा सा कैप की ज़रूरत नहीं है हमको। इसको साइड में कर देते हैं और यहाँ से हम जगह बना लेंगे स्क्रैपर को अंदर डालने के लिए। साफ सुथरा है हमारा स्क्रैपर। और स्क्रैपर जितना फ्लेक्सिबल हो, जितना फ्लेक्सिबिलिटी हो उसकी स्क्रैपर की, उस उतना और अच्छा बेनिफिट है हमको आईसी रिमूव करने के लिए पेस्टेड वाली। तो अब मेरे ब्लोअर का टेम्परेचर है 360 और 60, और मैं ब्लोअर अभी यूज़ कर रहा हूँ क्विक का 861DW। पहले हम पूरे तरीके से इंसर्ट नहीं करेंगे इसको, ब्लेड को, हमारे स्क्रैपर को। पहले हल्का हल्का रिफ्लो कर देखते हैं कि ग्लू कितना नरम होता है। ये एक्चुअली अगर ऐसा देखा जाए तो ठंडे में ये बहुत काफ़ी कड़क रहता है ग्लू, तो उसको हल्का सा पहले देखना चाहिए हमको कि ये थोड़ा नरम हो चुका है या नहीं। नरम होगा तो ही हम थोड़ा स्क्रैपर अंदर डालते हैं। ये हमारा रैम रिमूव हो गया, और वैसे बोर्ड के हीट में ही हम इसको सीपीयू भी उठा लेंगे और इसको स्टैंड में लगा के बाद में साफ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हमको इसको क्लीन करने में। अपर पार्ट बोर्ड हीट में ही हम इसको सीपीयू भी रिमूव कर सकते हैं और निकाल लेंगे इसको वैसे ही। ऊपर का सोल्डर तो मेल्ट हो गया है, मतलब नीचे का भी मेल्ट होने ही वाला है।
ये निकल गया हमारा सीपीयू भी। इन दोनों को पहले साइड में सेफली रख देते हैं और अब हम इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाकर, आयरन का टेम्परेचर आप ज़्यादा भी रख सकते हो बोर्ड पर काम करने के टाइम। बोर्ड पे काम करने के टाइम पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आयरन का आपका हीट कितना हो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती उससे। लेकिन आईसी पर काम करने के टाइम पर हमको टेम्परेचर बहुत ध्यान में रखना है। तो आयरन से पहले इसका मोटा मोटा सा ये सोल्डर हटा लेते हैं, ताकि हम जब ब्लेड इस पर चलाए तो ग्लू हमारा पूरे तरीके से क्लीन हो जाए। ये अगर मोटा सोल्डर होगा तो ये 217 का पीपीटी शायद हो सकता है, क्योंकि कंपनी का ही है, तो वो कटेगा नहीं और उतनी जल्दी, मतलब 270 की हीट पे वो मेल्ट नहीं होगा सोल्डर। तो इसलिए हम आयरन से उसको पहले छोटा कर लेते हैं, मतलब जो पॉइंट बड़े बड़े हैं वो सोल्डर के, उसको हटा लेते हैं आयरन की मदद से। ये साइड ले लेंगे, निकाल लेंगे उसको, और उसके बाद में जो ग्लू बचता है वो ग्लू तो 270 की हीट पर ही हो जाएगा पूरा। और ध्यान रखना है हमको कि ये जो सरफेस है हमारे बोर्ड का, ये बोर्ड के सरफेस के जो चारों कॉर्नर्स है, ये चारों कॉर्नर्स पे बहुत ध्यान देना है। क्योंकि हम कितने भी अच्छा, मतलब बीच का सरफेस बोर्ड का कितना भी अच्छा हम साफ कर ले, लेकिन अगर कॉर्नर्स में, एक भी कॉर्नर्स में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे कि ग्लू वगैरह चिटका रह गया है और हमने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि हमारा ये पूरा जो 1 या 1.5 घंटे का जो भी काम है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, फिर से काम करना पड़े, तो हमारी मेहनत और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इस चीज़ के लिए हम चारों कॉर्नर्स पे परफेक्ट ध्यान देकर एकदम अच्छे तरीके से उसको, ग्लू को निकाल लेंगे। ये 270 की हीट पर ही थोड़ा 10-15 सेकेंड हीट हो गया है ये। तो देखिए सोल्डर थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रहा है उसका, और हमारी ब्लेड भी एकदम क्लीन चल रही है, कहीं पर अटक नहीं रही है। और ब्लेड चलाने के टाइम पर यह ध्यान देना है कि ब्लेड जो पोजीशन में चला रहे हो उसी तरीके से चलाए। जरा सा भी ब्लेड का अगर शेप में मोड चेंज होता है तो उसकी जो धार रहती है, नोक, वो बोर्ड पर लग सकती है, सरफेस पर लग सकती है, और वो बोर्ड डैमेज होने के चांसेस हैं। और ये सीपीयू का सरफेस है तो हमको बहुत केयरफुली काम करना है। वैसे ये वाला ग्लू तो एकदम आसानी से निकल गया। ट्रिक्स होनी चाहिए थोड़ी, और आपकी हैंड स्किल होनी चाहिए। सारे, मतलब जितनी भी ब्लैक पेस्टेड ग्लू आते हैं सब पर आप काम एकदम आराम से कर सकते हो। प्रैक्टिस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थोड़ा सा पेस्ट लगाकर इसको अभी हम 138 वाला पीपीटी डालकर इसको सारे शाइनिंग बॉल कर देते हैं। तो इसके बाद में ऐसा होगा क्या, अगर हमारा आयरन का टेम्परेचर 300 भी अगर होता है तो हम एकदम आसानी से ये साफ कर सकते हैं और ये पूरा बॉल शाइन होने लग जाएगा। तो हमारा सरफेस पूरा क्लीन होकर रेडी हो जाएगा एकदम जल्दी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम ये 138 वाला पीपीडी अगर हम अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारे आयरन का टेम्परेचर 450 भी रहता है अगर, तो हम ये सरफेस को क्लीन करने में हमको तब भी दिक्कतें आएगी, क्योंकि वो 450 की टेम्परेचर पर भी वो सोल्डर प्रॉपर मेल्ट नहीं होगा, हमारा डीसोल्डर भी अटकता रहेगा कहीं ना कहीं, वो हीट की वजह से ही। तो हम इसको पहले थोड़ा कमज़ोर बना लेते, उसके बाद में इस पर काम करेंगे। तो ये 138 वाला वैसे हो ही गया लगभग। और जब तक अगर 217 का पीपीडी अगर हमारे बोर्ड पर है, हमने उसको लो मेल्टेड 138 से थोड़ा मिलाकर मिक्स कर उसको थोड़ा लो मेल्टेड नहीं किया है, तो उससे और एक चीज़ होती है, जब हम डीसोल्डर भी 450 के टेम्परेचर हम जब बोर्ड पर चलाते हैं तो बॉल के जो साइड में स्क्रैच जैसे आ जाता है, वहाँ पर फिर हमको मास्किंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम शॉर्टकट काम करेंगे, हम वो नहीं, वैसा काम नहीं करेंगे। हम सिर्फ 138 वाला पीपीडी लगाकर वो सरफेस को डैमेज नहीं होने देंगे, उससे बचा लेंगे हम उसको। और थोड़ा सा काम हमारा 2-5 मिनट का बढ़ जाता है, लेकिन काम हमारा ओके हो जाता है।
थोड़ा कॉटन से साफ करके देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि देखो ये थोड़ा सा बॉल के आगे दिखता है एक साइड में, वैसा वैसा होने लग जाएगा, ऐसे ऐसे स्क्रैचेस आ जाते हैं हल्के फुल्के। तो अगर हम डिसोल्डर विक की मदद से ज़्यादा घस घस कर उसको साफ करते हैं तो स्क्रैच ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। अभी देखते हैं डिसोल्डर विक, देखिए आप किस तरीके से चलता है इस पे। बस रखना है और साफ करते जाना है, वो एकदम परफेक्ट साफ होगा। और अगर यही हम 217 का पीपीडी रहता, इस पे हम 138 नहीं लगाते तो 450 का टेम्परेचर है अभी मेरे आयरन का, फिर भी वो काफ़ी दिक्कत करता मुझे और स्क्रैच आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसा घिसने में। तो हम इसीलिए पहले 138 का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम हमारे काम में। दूसरे लोग हो सकता है शायद नहीं करते हैं, लेकिन मैं मेरे काम में 138 का पीपीडी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। उसका कनेक्टर्स वगैरह भी मैं निकालता हूँ उसी से, लो टेम्परेचर पर ही। और चार्जिंग कनेक्टर निकालने में भी मैं 138 पीपीडी का बहुत काफ़ी यूज़ करता हूँ। और जो मुझे ठीक लगता है कनेक्टर निकालने वगैरह में, सबबोर्ड में भी कभी काफ़ी टाइम ऐसा प्रॉब्लम आया था कि हम 350 की हीट में हम वो कनेक्टर रिमूव करते हैं वो सबबोर्ड से, तो बाद में प्रॉब्लम आता है कि माइक नहीं चल रहा है वगैरह वगैरह, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है। वैसे आ जाते हैं हम इस टॉपिक पर। बोर्ड तो हमारा पूरा क्लीन हो गया है, हल्का हल्का सा ग्लू जो बचा हुआ है इसको हम ऐसे ही घिस घिस कर साफ कर लेंगे। चारों साइड के कॉर्नर्स बराबर हो चुके हैं। लगभग हमारा बोर्ड तो ओके हो गया है। अब लेते हैं हम सीपीयू, और सीपीयू का पहले अपर पार्ट जिस पर रैम लगता है हमारा, हम पहले उसको क्लीन कर लेते हैं। ये ग्लू अटक अटक कर काफ़ी जाम हो गया ये स्टैंड, तो इसीलिए मैं साफ कर रहा हूँ इसको। थ्री 300 के टेम्परेचर पर हमें थोड़ा सा पेस्ट लगाकर 300 के आयरन का टेम्परेचर 300 हम रखते हैं। और इसका ये छोटे छोटे जो ऊपर से बॉल थोड़े ऊपर ऊपर हाइटेड है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ये बॉल हट गए, फिर उसके बाद में हम हमारे ग्लू कटर से ही ये पूरा एक ही बार में साफ कर देंगे, हमारी ब्लेड कभी अटकेगी नहीं। और सीपीयू हो गया, रैम हो गई, और कभी यूएफएस भी निकालनी पड़ती है। तो ये तीनों आईसी क्लीन करने के लिए, ग्लू कट करने के लिए हम हमारे 861 DW का ही क्विक का जो ब्लोअर है उसका टेम्परेचर रखते हैं 270 +50 एयर, और रिमूव करने के लिए 360-60। मैं इस चीज़ पर इसी पर काम करता हूँ, ये वाले टेम्परेचर पे, और मेरे सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होते हैं और सारे काम हो जाते हैं मेरे। तो हम इसको क्लीन कर लेते हैं फटाफट। ध्यान देना है ये ब्लेड चलाने के टाइम पर के ज़्यादा प्रेशर में दबा ना दे, वो कहीं पर ज़रा सा भी प्रेशर लगता है तो वो डायरेक्ट सरफेस कट हो जाएगा वहाँ से। जैसे कि मेरे पुराने वीडियो में रैम साफ करने के टाइम पर वो एक स्क्रैच आ गया था, तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था, फ़ोन तो बन ही गया था वो, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा खूबसूरत भी हो, स्क्रैचेस ना आए तो दिखने में भी थोड़ा खूबसूरत लगता है और अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें भी 138 का पीपीडी लगा देते हैं। और अभी भी हमारे आयरन का टेम्परेचर है 300। का टेम्परेचर अगर हमारे आयरन का होता है तो फिर भी हम उस आयरन को एक जगह पर नहीं रुका सकते। एक जगह पर रुकाते हैं तो उससे भी चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि आईसी ख़राब हो सकती है, शॉर्ट हो सकता है, रैम वगैरह, सीपीयू जो भी है। तो हम एक जगह पर नहीं रुकाएंगे, उसको चलाते ही रहना है हमको। एक जगह पर अगर उसको रुका देते हैं तो वो जगह ज़्यादा हीट होकर अंदर, हो सकता है कि अंदर कोई मॉसफेट हो, जो कुछ भी लगा है वो हो सकता है कि शॉर्ट हो जाए। ठीक उसी तरीके से हम इसका भी काम करेंगे। इसका भी जो ऊपर ऊपर का शोल्डर है
आयरन का टेम्परेचर रखेंगे 300 और ये पूरा का पूरा ये सोल्डर इसका हटा लेंगे। जब ये हो जाए तो फिर हम थोड़ा सा उसको ड्राई कर लेते हैं पेस्ट वगैरह हटाकर, और अब इसके ऊपर ब्लेड चला के इस तरीके से पूरे तरीके से ये सीपीयू भी क्लीन कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा सीपीयू भी क्लीन हो चुका है। हल्का हल्का ग्लू तो लग रहा है, लेकिन जब ये हम इसके ऊपर 138 पीपीडी अप्लाई करेंगे तो ये जो हल्का फुल्का सा ग्लू जो दिख रहा है हमको, वो तो आधा वैसा ही निकल जाता है, और फिर जब हम डिसोल्डर विक से साफ कर देंगे तो वो पूरा पूरा क्लीन हो जाएगा, तो उस चीज़ का टेंशन नहीं है हमको। हमको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हम ये 138 वाली पीपीडी अप्लाई कर रहे हैं उस पर और सोल्डर कर रहे हैं आयरन से, तो कोई भी एक बॉल बचना नहीं चाहिए जो शाइनिंग ना हो। सारे बॉल्स को हमको प्रॉपर शाइन करना है, तभी हमारा काम एकदम एग्जैक्ट सही होगा। अगर एक आधा बॉल बच जाता है, और वो बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बॉल का काम है फ़ोन को ऑन करना हो सकता है, तो अगर वो बॉल प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं होगा बोर्ड पर, या किसी भी कारण वो कनेक्ट नहीं होता है अगर बोर्ड पर, तो ये जो भी प्रोसीजर है हमारा 1-1.5 घंटे का, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हमको फिर से करना पड़ेगा। तो हम ध्यान देंगे कि ऐसी गलती ना करें। पहले ऐसा काफ़ी होता था मेरे साथ कि मैं उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया करता था। वो मैं रिबॉल्व करके जैसा बोर्ड पर लगा देता हूँ फास्ट में, और वो पूरा का पूरा काम में थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर में पूरा का पूरा मेरा 1 से 1.5 घंटा और बढ़ जाता था। तो उस चीज़ पे मैं काफ़ी नोटिस किया, उस चीज़ को एनालाइज किया कि ये प्रॉब्लम किस चीज़ की वजह से आता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी बराबर है, कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं है, अभी प्रॉपर काम होता है, और एक ही टाइम में वन टाइम में ही आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि हमको फिर से रैम निकालना पड़ा है, फिर से सीपीयू निकालना पड़ा है। ये काफ़ी होता था पहले मेरे साथ, बट अभी ऐसा नहीं है। ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको पूरे प्रॉपर तरीके से हमको क्लीन करने हैं, और ये उसके ऊपर का जो भी ग्लू रहता है वो ग्लू को हटाना रहता है। इसको भी ठीक उसी तरीके से हम पूरा क्लीन कर लेते हैं ऊपर का शोल्डर। जब हम ये 270 की हीट देकर जैसे ही हम रैम पर ले जाते हैं, तो डायरेक्टली हमको ब्लेड चलाना स्टार्ट नहीं करना है, थोड़ा 5-7 सेकंड वेट करना है। पूरा वो थोड़ा हीट हो जाए, ग्लू तो जो रहता है वो कड़क कड़क ग्लू वो थोड़ा नरम हो जाए, फिर हम ब्लेड चला सकते हैं। अदरवाइज वो बहुत सारा स्क्रैच आ जाएगा, अगर वो मेल्ट नहीं होगा और हम खींच देंगे उसको तो स्क्रैच आने के चांसेस है। तो हम थोड़ा वेट करके 4-5 सेकंड के बाद में ही हम ब्लेड चलाना शुरू करेंगे। इसमें भी लगाते हैं हम 138 का पीपीडी, और इसके भी सारे बॉल्स हम शाइनिंग कर लेते हैं, और उसके बाद हम चलाएंगे इस पर डिसोल्डर विक, और फिर दोनों को कर देते हैं रिबॉल्व। और हमारा सरफेस मतलब जैसे कि बोर्ड तो हमारा रेडी है, बस ये दोनों को अच्छे तरीके से प्रॉपर बनाकर रिबॉल्व करके सारे बॉल्स एक समान होने चाहिए, बस हमको उसमें लगाना है और फ़ोन आपका बन जाता है। रिबॉलिंग के स्टेप्स भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा सीपीयू भी रहता है वो एकदम फ्लैट रहता है,
ज़रा सा भी ऊपर नीचे का सरफेस नहीं रहता, उसका बिल्कुल फ्लैट रहता है। और हमारा जो सरफेस बोर्ड का है वो भी बिल्कुल सीधा रहता है, बिल्कुल फ्लैट रहता है। उसमें भी ऊपर नीचे होने के कोई चांसेस नहीं है। और हमारा सीपीयू भी फ्लैट रहता है, हमारा सरफेस भी फ्लैट रहता है बोर्ड का। हम अगर सीपीयू बोर्ड पर लगाते हैं और कोई 1 या 2 या 3 बॉल कनेक्ट ना हो, इसका मतलब यह है कि आपकी रिबॉलिंग में प्रॉब्लम है। वो बॉल प्रॉपर हाइट का बना नहीं था, क्योंकि सारे बॉल दूसरे कनेक्ट हुए हैं और वो 1 या 2 बॉल जो भी है वो कनेक्ट ना हो तो आपकी रिबॉलिंग परफेक्ट नहीं है। तो चलिए हम हमारा सीपीयू रिबॉल करते हैं। और ये एकदम इजी है, ये 2UUL का ये मार्केट में मिलता है। ये मैग्नेटिक वाला स्टैंड है, यूनिवर्सल। इसमें 1 mm या 2 mm, अगर कोई मोटा सीपीयू है तो हम 2 mm में लगा कर देते हैं और ये 1 mm में ये लग जाता है फटाफट। तो बस लगाना है और ये मैग्नेटिक रहता है और स्टेंसिल हमारी पतरे की रहती है, तो वो मैग्नेट के तौर पर वो पकड़ लेता है। मतलब हमारा हाथ, अगर हम हमारा हाथ फ्री भी कर सकते हैं और बस इसको पकड़कर एकदम अच्छे तरीके से एक जगह पर होल्ड करके हम पीपीडी अप्लाई कर देते हैं इस पे। और पीपीडी लेते हैं थोड़ी सूखी हुई, ज़्यादा गीली नहीं करेंगे, ज़्यादा गीली नहीं लेंगे। गीली लेकर थोड़ा सा कॉटन के ज़रिए सुखाकर उसको क्लीन, क्या बता रहा था मैं, हाँ, सुखा लेंगे उसको, थोड़ा ड्राई कर लेंगे। बस फिर स्टेंसिल को हम थोड़ा सा हल्का सा होल्ड करके 270 की हीट पर ही इसको हम रिबॉल कर लेंगे। और एकदम आसान तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर मैं ये ट्वीज़र हटा भी दूं तो भी वो मेरा स्टेंसिल हिलेगा नहीं वहाँ से। वो एग्जैक्ट जो जगह पर है, जो उसका लोकेशन है, वही जगह पर रहेगा, वहाँ से कहीं हिलेगा नहीं, क्योंकि मैग्नेट ने उसको पकड़ कर रखा है। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है, यूज़ में ले सकते हो। अभी ये रिबॉल तो हो गया हमारा और दिखने में एकदम क्लीन भी लग रहा है। जो 12 mm के हैं वो 13-14 mm के हो जाते हैं। तो अभी हम इसको बराबर 12 mm पे लेकर आएंगे और सारे के सारे बॉल एक साथ में 12 mm के ही होने चाहिए, ज़रा सा भी फर्क नहीं आना चाहिए। तो इसको ब्लेड की मदद से काटते और सारे के सारे बॉल कट रहे हैं, इसका मतलब ये सारे एक समान हो चुके हैं अभी। और सारे के सारे देखो, ऐसा लग रहा है सबके टकले कटे हुए प्रॉपर, है ना। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो हम इस चीज़ से कंफर्म हो जाते हैं कि हमारा सीपीयू प्रॉपर बना है। तो जैसे कि वो ऐसा हादसा होता है कि कभी कैमरा काम नहीं कर रहा है, कभी ऑडियो काम नहीं कर रहा है, ऑडियो कोडेक का बॉल कनेक्ट नहीं हुआ, कैमरे की मीपी लाइन का बॉल कनेक्ट नहीं हुआ, ऐसा बहुत सारी बार प्रॉब्लम आता है। तो वो सारे प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा अगर आप ये वाला स्टेप करते हो बराबर। तो ये हमारा बॉल हो गया, रिबॉल हो गया हमारा सीपीयू प्रॉपर, एकदम ठीक तरीके से और इजी स्टेप्स में। हल्का सा पेस्ट डालकर उसको यहीं पर रिफ्लो कर रख देते हैं। हम बोर्ड में एकदम हल्का फुल्का ही पेस्ट लगाएंगे, ज़्यादा पेस्ट नहीं लगाएंगे, इसलिए उसको यहीं पर रिफ्लो कर उठा कर रख देते साइड में। ये कचरा अंदर ना चला जाए, कचरा चला जाएगा तो मेरा काम बढ़ जाएगा, तो इसलिए कचरे को पहले साइड में। ये हमारा सीपीयू बन गया एकदम परफेक्ट। ये छोटा सा जो कैप, ये कैप के ऊपर एक छोटा शोल्डर जमा हो गया है, उसको थोड़ा सा ये तकलीफ दे सकता है हमको, तो इसको एक थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको हटा देते हैं वहाँ से। चलो इतना भी चल जाएगा। सीपीयू हमारा बन गया है। अभी सेम इसी तरीके से हम ले लेते हैं हमारी रैम भी रिबॉल कर देते हैं। ये बस ऐसा मैग्नेटिक पैड है, वो बस इसके ऊपर ऐसा रखे, थोड़ा कचरा है इसमें, इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम जब रिबॉल करने जाए तो हमारी आईसी जो रिबॉल होने वाली है वो, और जिस चीज़ से, जो स्टेंसिल से हम रिबॉल कर रहे हैं, तो उसके होल्स जो है, जो गड्ढे हैं हमारे होल के, वो सारे के सारे एकदम क्लीन होने चाहिए। अगर उसमें किसी भी तरीके का कचरा रह जाएगा तो वो छोटा बॉल बड़ा बॉल वही तकलीफें आती है। तो देखिए अभी मेरा ये कैसा पूरा का पूरा क्लीन है। इसी तरीके से करना है तो इजी स्टेप्स में आपका सीपीयू हो, आईसी हो, पावर हो, जो भी कोडेक हो, ऑडियो, सारा का सारा रिबॉल हो जाएगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कॉटन से पूरे एक्स्ट्रा जो पीपीटी थी वो पूरी पोंछ लेते हैं। और ध्यान देना है और एक बात का, ये जो हमारे बॉल है जब हम स्टेंसिल रखते हैं तो ये जो बॉल है ना, ये बॉल हमारे आना चाहिए पूरे वो होल के बीचों बीच में, लेफ्ट या राइट या ऊपर नीचे, यहाँ पर ऐसा टच नहीं होना चाहिए, बीचों बीच में बॉल आना चाहिए, तो वो प्रॉपर स्टेंसिल फिट होगी आपकी और निकलेगा भी बाहर वो बराबर। पूरे फिर से क्लीन करके इसको और एक बार रिफ्लो कर देते हैं तो ये स्टेंसिल के ऊपर आ जाएगी इसके बॉल। 12 mm की स्टेंसिल के थिकनेस है ये, तो मान लो कि 14 mm हो जाए, 15 mm हो जाए या 13 mm हो जाए, 1 mm बढ़ जाए, लेकिन हम उसको सिर्फ 12 mm के ऊपर ले आना है। अब हम इसको काट लेते हैं। ये हो गया पूरे तरीके से कट, और देखना है कि सारे बॉल कट हुए हैं क्या। हल्का सा पेस्ट डालकर इसको भी रिफ्लो कर लेते पूरा। रिफ्लो होने के बाद में ये हमारी दोनों आईसी हो जाएगी रेडी। फिर हम डायरेक्टली लगाएंगे बोर्ड पर, इसको इंस्टॉल कर लेंगे या सोल्डर कर लेंगे, जो भी आप बोलो। ये हो गया हमारा ये रैम और सीपीयू एकदम परफेक्ट हो गया रिबॉल। देखिए मैंने जैसा स्टेंसिल उठाया वो आईसी नीचे रह गई और रैम नीचे रह गया और स्टेंसिल उड़ गई, तो ये इसी कारण होता है कि एकदम परफेक्ट रिबॉल हो चुका है तुम्हारा, ज़रा सा भी पीपीडी एक्स्ट्रा वगैरह नहीं है इसमें, और वो होल के बराबर बीच में बॉल था उसका। इसको भी यहीं पर रिफ्लो कर देते हैं और हल्का फुल्का ही पेस्ट लगाएंगे हम हमारे बोर्ड पर, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पेस्ट रहेगा। ये हो गया परफेक्ट। अभी हम बोर्ड को लेते हैं और फाइनल टच देखते हैं क्या कोई और ग्लू वगैरह कहीं पर है, या अगर ग्लू हमको कहीं पर भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता है तो हम श्योर है कि हम हमारा सीपीयू इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से एक बार ज़रा लास्ट टाइम इसको क्लीन कर लेते हैं। और ग्लू तो कहीं पर दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट हम पेस्ट लगाकर इसको इंस्टॉल कर लेंगे। बराबर है, अब इसको लगा देते हैं हम। अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। ये प्रॉपर है। बस हम इसको रिफ्लो करते हैं और सीपीयू जब हमारा शेक होने लगे तो हमको ये कंफर्म करना है कि हमने जो ये काम किया है अभी, जैसे कि सीपीयू हमने बोर्ड में इंस्टॉल कर लिया है, तो हमारा सीपीयू प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है। हमको वो डीसी कनेक्ट करके उसकी जो बूट की रीडिंग आएगी, वो कहाँ तक जाता है और कहाँ पे होल्ड होता है या नहीं होता है, वो रिवर्स आता है, तो हम पूरे तरीके से इसको चेक करेंगे। और एक कुछ नई चीज़ बताता हूँ मैं, जो मैंने एनालाइज किया हूँ। जैसे कि 77 प्रो वाले जो फ़ोन आते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि सीपीयू लगाने के बाद अगर हमारा यूएफएस बोर्ड से लगा हुआ है, सिर्फ रैम नहीं है, तो वो एक पर्टिकुलर एक रीडिंग से स्टार्ट होगा और वो कहीं जाकर होल्ड नहीं होगा।
जैसे कि पुराना वाला फ़ोन ले लो OnePlus 6 में, तो OnePlus 6 में हम जैसा रैम हटा देते हैं तो वो होल्ड हो जाता है, 9008 पोर्ट बनाता है। ये वाले फ़ोन में, और 70 वाला मॉडल ले लो वगैरह, मैं दूसरे फ़ोन देखा हूँ OnePlus के थोड़े थोड़े नवे वाले, उसके अंदर पोर्ट वगैरह नहीं बनाता है। लेकिन उसकी बूट की रीडिंग मैं समझ गया हूँ, तो देखते हैं इसमें भी आपको समझ में आएगा। वो कहीं जाकर होल्ड नहीं होगा, वो ढूंढता रहेगा रैम। तो इस चीज़ से हम कंफर्म हो जाते हैं कि हमने जो ये जितना भी काम किया है ये प्रॉपर काम किया है। इसके आगे बस हमको रैम लगाना है। जैसे कि हमारी डीसी पर अभी देखो ये शुरू हो गई, मैं पावर ऑन ऑफ इसको ट्रिगर करता हूँ। जैसे मैं इसको ट्रिगर करता हूँ तो देखो ये स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ है 215, देखो 300 350 गया और फिर से वो नीचे आएगा और 215 से फिर से स्टार्ट हो रहा है, और वो ढूंढ रहा है किसी चीज़ को, वो ढूंढ रहा है अपनी रैम को। तो हमको इससे ये कंफर्म होता है कि हमने जो ये काम किया है यहाँ तक हमारा काम पूरा का पूरा परफेक्ट है। हमको सिर्फ इसके ऊपर रैम लगानी है। इसमें ना ऐसी कंडीशन में ना तो पोर्ट बनाएगा ना कुछ। चलो देख लेते हैं हम ये फ़ोन में पोर्ट बनता है क्या। वैसे पुराना जो फ़ोन है OnePlus 6 वगैरह में आप देखोगे तो पोर्ट बनाता है वो, UFS अगर हमारी बोर्ड से कनेक्ट है फिर भी। बोर्ड में हमारा सिर्फ अभी CPU लगा है और UFS लगी है, लेकिन देखो पोर्ट नहीं बना रहा है ये। और पोर्ट कब बनाएगा, जब वो उसकी रीडिंग जो है वो एक जगह पर आकर रुक जाएगी, तब वो पोर्ट बनाएगा। लेकिन वो रीडिंग रुक नहीं रही है, वो ढूंढ रहा है अपना रैम, इस वजह से ये पोर्ट नहीं बनाना है। तो चलिए हम इसको डायरेक्टली हम इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं ऊपर का रैम। ये हल्का फुल्का जो ग्लू है हम पूरे तरीके से क्लीन कर लेंगे, ज़रा सा भी ग्लू नहीं छोड़ेंगे वरना हमारा काम बढ़ सकता है। तो रैम लगाने से पहले ही जो हल्का फुल्का सा भी जो भी दिख रहा है हमको ग्लू, हम पूरे तरीके से उसको क्लीन कर लेंगे। अगर आप अच्छी पीपीडी यूज़ करते हो तो OnePlus के डिवाइसेस बनाते हो और अच्छी पीपीडी से रिवॉल्व करते हो तो ये रिटर्न आने के चांसेस तुम्हारे ना के बराबर है। उसको हम बोला जाएगा कि परमानेंट सॉल्यूशन हो गया है। रैम का भी अलाइनमेंट हम परफेक्ट करते, एकदम अलाइन करते हैं उसको एक जगह पर, चारों कॉर्नर्स देखकर। बराबर है। बस हम इसको रीफ्लो कर लेते हैं और हल्की सी टुचकी देकर देखते हैं ये शेक हो रही है क्या। सिर्फ ऊपर की रैम को ही शेक करेंगे, CPU को नहीं हिलाएगी बिल्कुल भी। हल्का हल्का सा पहले टच कर देखना, ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा फोर्सफुली हिला दें उसको और वो थोड़ा आगे चले या आगे के बॉल में टच हो जाए। चलिए हमारा ये रैम भी परफेक्ट लग चुका है। अब देखते हैं हमारी मेहनत रंग लाई या नहीं लाई। पूरा का पूरा जितना हमारा ये 1-1.5 घंटा गया है। थोड़ा क्लीन कर लेंगे, साफ सुथरा कर लेते हैं इसको। फिर से डीसी लगाते हैं और चेक करते हैं कि जैसे पहले रीडिंग थी ये रीडिंग अभी भी वैसी ही है क्या। हमको पता चल जाएगा रैम हमारा कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। डीसी ऑन कर लेते हैं और ट्रिगर करते हैं इसको। देखिए ये शुरू होता है यहाँ से अभी और 400 तक जा रहा है अभी, और पता चलेगा हमारा फ़ोन ऑन होगा। तो देखिए ग्राफ जो हमको बता रहा है ये फ़ोन ऑन हो गया है। इसके पुरानी वाली जो रीडिंग थी वो एक जैसी ही थी,
ये डीसी पे पूरा नहीं चालू होगा, लेकिन हमको कंफर्म हो गया है कि ये फ़ोन ऑन हो गया है। वन प्लस का लोगो वगैरह तो आ ही जाएगा इसमें। तो हम डालते हैं इसके मिडिल में और ऑन करके देखते हैं बैटरी से इसको। पहले चार्जर से कंफर्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए ये हमारा फ़ोन तो सही हो गया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम था कि कभी कभी ये रिस्टार्ट भी होता था और इसके चार्जिंग के लोगों के आगे कभी कभी नहीं भी बढ़ता था, कभी इसमें क्रैश डम मोड भी आता था। तो हम पूरे तरीके से एक बार फ़ोन को पूरा ऑन कर देखेंगे, पूरे तरीके से ये ऑन हो रहा है क्या, या इसमें कुछ दिक्कत आ रही है अभी, तो पता चल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो जिस तरीके से मैं काम करता हूँ उसमें मेरा वन टाइम में ही फ़ोन बन जाता है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि नहीं भी होता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि 2-2 दिन भी लग जाते हैं, नहीं बन पाता है फ़ोन। लेकिन ये जो रिबॉलिंग का जो काम है, ये रिबॉलिंग का काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए हमारा। अगर वह उस तरीके से तो हम काम नहीं कर सकते कि एक एक 1.5 2-2 घंटा लगा दे एक ही काम में। हमारे पास और भी काम होते हैं, और अच्छे तरीके से अगर काम करोगे तो वो टाइम अब तुम्हारा और कम होता चला जाएगा। बूट तो कर गया है हमारा फ़ोन, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है हमारा। चलिए